ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बच्चों, जैसे कि ये कविता का पूरा अर्थ भाव मैं तुमको समझा चुकी हूँ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पैराग्राफ अपन समझ चुके हैं. मैं तुमको इनको अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ. इसमें छोटी छोटी बातें जो होती है वो भी मैंने समझाई हूँ. अब आपका काम यह है कि आप एक एक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और आप भी अपनी बुक में चाहो तो उनके पर्यायवाची शब्द, अर्थ या उनके मीनिंग्स जो भी है वो बुक में लिखोगे, तो ताकि पढ़ते समय आपको वो ध्यान में रह जाएंगे. अलग से सेपरेट बुक खोल के नहीं देखनी पड़ेंगी. पेंसिल से आप आजू बाजू उसमें लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद में बच्चों, अब अगर ये पैराग्राफ आपको अपठित गद्यांश पद्यांश में आता है तो भी आप छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के, जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, वो ध्यान में रख के आपको ये सब लिखने हैं. उसके अलावा अब आपको ये कविता में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बताऊंगी. जो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से, 4 मार्क के क्वेश्चंस कौन से हैं और हमारे 6 मार्क के क्वेश्चन कौन से हैं. तो इसमें आपको, अगर जो भी है आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आपको सभी क्वेश्चन आंसर पढ़ने चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चंस आप ज़रा ध्यान से पढ़ें, इनको लिखकर प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम में आए तो छोटी छोटी आप गलतियाँ ना करो, मात्राओं की गलती. और जो आंसर अगर 4 मार्क के हैं तो आप 8 to 9 लाइन लिखते हैं तो बस है. हाफ मार्क्स 1 लाइन. उस हिसाब से आपको 4 मार्क के लिए 8 to 9 लाइन लिखनी चाहिए. 6 मार्क के लिए 12 to 13-14 लाइन इनफ होती है. एक एक 2-2 पेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आप गलतियां ज़्यादा करते हो. ध्यान से पढ़ो. और बच्चों, बार बार पढ़ने के बजाय आप अगर एक बार या 2 बार लिख के प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा सरल और अच्छा होता है, ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है, बोलना नहीं है. इसीलिए बार बार पढ़ो नहीं, उसको लिख के प्रैक्टिस करो. आप 4 बार 6 बार पढ़ते रहोगे, आप एग्ज़ाम के टाइम में नहीं लिख पाओगे. उसके बदले 1 से 2 बार उसको रीडिंग करो, समझ लो और उसको 1 या 2 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लो. अगर आप लिख लेते हो तो आप कभी भी भूल नहीं सकते. इसलिए क्वेश्चन आंसर जो रहते हैं वो कभी भी लिख के ही प्रैक्टिस करनी चाहिए और लिख कर ही याद करनी चाहिए. इसमें आप देखो, ये कविता में अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें मन को छू लेती है. ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे आपको. जो फर्स्ट बीट होती है 12 मार्क्स की जो रहती है, 4 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने रहते हैं. अभी तो उसमें चॉइस दे रहे हैं आपको, उनमें से ये करने हैं कि ये क्वेश्चंस आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके याद करिए. प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें मन को छू लेती है, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का. ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता ही है. इसको तो आप 1 से 2 से 3 बार लिख के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. उसके बाद में है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, ऐसा क्यों कहा गया होगा, स्पष्ट कीजिए. आप अगर उसको अच्छे से समझ जाते हैं तो अपने ओन, ज़रूरी नहीं है कि जो वर्कबुक में लिखा है आपने वो रट के याद कर लिया है और वही आपको आता है लिखना है. थोड़ा बहुत आपको जैसे जानकारी है आप अपने मन से ओन से भी आंसर लिख सकते.
जरूरी नहीं होता कि जो बुक में और वर्कबुक में गाइड में जो है वही आप रटते रहो और लिख सको, अपने ओन से भी कुछ शब्द डाल सकते हो, लिख सकते हो और अपना आंसर बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है, प्लस पॉइंट होता है, उसमें भी आपके मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं आपको। तो ये हमारे 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये आपको आता है फर्स्ट बीट में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में लिखिए। तो आप 4 से 5 बोल रहे हैं तो 8 to 10 लाइन लिख सकते हैं और ये आंसर आप आराम से लिखिए, जो भी है उसको समझ के लिखिए। गलती लिखना या ओन से कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 4 मार्क के क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपने कविता पूरी पढ़ लिए हो, हर एक पद आपको समझ में आ गए हैं, तो सारांश तो आप खुद ही लिख सकते हो। तो यहाँ पर कविता में क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बरसते बादल का कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यही अपने चारों पैराग्राफ का जो भाव लिखा हुआ है वही आपको सारांश पढ़ना है और वो लिखना है। उसके अलावा आता है ये क्वेश्चन, बरसते बादल कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आप इसके क्वेश्चन आंसर जो याद करेंगे, छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आप याद करते हो, वो मिलाकर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन और सारांश बन जाता है। उसके अलावा आप अपने मन से भी इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। याद करो, उसको अपने मन से भी बनाने की कोशिश करो। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिखाई हूँ पहले ये याद करो, तो आधा सारांश आपका ऐसे ही हो जाता है। उसमें जो सारांश में बचा है वो मिला के पढ़ोगे तो आपका पूरा सारांश हो जाएगा। अगर आपको एक पूरा सारांश पढ़ना कठिन लगता है तो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करना। ये जो 4 मार्क के क्वेश्चन है पहले वो पढ़ो तो आपका हाफ तो सारांश ऐसे ही याद हो जाता है। उसके बाद में आप सारांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आप पूरा हो चुका है। जो छोटे भी जो छूट जाते हैं वो बिट्स ऐड कर लो तो आपका सारांश हो सकता है। कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको बोलना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है, हमको जो भी है वहाँ राइटिंग वर्क करना है। अगर राइटिंग करते हो तो आपको मात्राएं समझ में आती है कि कहाँ छोटी बड़ी की मात्रा लगानी है, कहाँ स्पेस देना है, कहाँ कॉमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये आपको जानकारी होती है। बोलने से आपको ये सब कुछ नहीं आता। आंसर में आप ये पूरी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। आप लिख के घर में तो जाते हैं लेकिन आप सोचते हैं आपने पूरा लिखे, आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। और आपका सेकेंड लैंग्वेज होने की वजह से ऐसे ही थोड़ी तकलीफ होती है, मैं जानती हूँ। इसीलिए आप जितना हो सके, बहुत कम क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आपको जो आपको पढ़ने हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस आप लिखकर ही प्रैक्टिस करना उसकी। आपको 10 टाइम पढ़ने के बजाय 1 टाइम लिखना ज़्यादा फायदे का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स वाले और ये 6 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी भाषा की बात, जो अपना व्याकरण का पोर्शन है, जो अपने को मल्टीपल चॉइस में आता है, आपको पार्ट बी में आता है, जिसमें आपको अनसीन पैसेज दिए जाते हैं, अपठित गद्यांश और पद्यांश। उसके अलावा ये सब क्वेश्चंस हमको कोष्टक में से दिए सही विकल्प पर टिक मार्क करने पे आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भाषा की बात है अपना। उसमें पर्यायवाची शब्द है तरु, पेड़, वृक्ष, पादप। मैंने इसके पहले भी आपको बताई हूँ कि कभी भी पर्यायवाची शब्द आप लिखोगे तो 3, 2 या 2 से अधिक लिखना है, एक कभी भी लिख के नहीं आना है, मार्क नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे तरु यानी पेड़, वृक्ष या पादप, गगन, आसमान, अंबर, आकाश, घन, घन भी आपको इसके पहले समझाई हूँ। जैसे कि यहाँ गगन का आसमान, अंबर और आकाश लिखे, ये ब्लू स्काई है, ये नीले बादल है। लेकिन घन ये काले बादल है जो बरसात करते हैं, बारिश में जिनसे वर्षा होती है वो घन, ये बादल अलग होते हैं। आप अगर इसमें ये और इसमें ये लिख के आएंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। Hello students, my name is Vishal Kumar Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur. Right now I am associated with K Venkana classes, and at K Venkana classes we are bringing your IIT top Delhi faculties. I am an HOD of mathematics at K Venkana classes. Okay, now if you are choosing MPC, then you will have a chance to be taught under top Delhi faculties. If you are choosing BIPC as your subject, then you will have not only IIT faculties as well as a proper doctor teaching you. Similarly, we have if you are choosing MEC and CEC, so after second year for your CA CPT exam, we have a very expert faculty
specializing in CACPT. So, what are you waiting for? Come and join KVC. अगर आपको गगन, आसमान, अंबर, अम्बुज कुछ भी पूछा गया है तो आपको उसमें ब्लू स्काई ही लिखने पड़ेंगे। और ये सिर्फ घन और बादल के 4 पर्यायवाची है, जलद, मेघ, बादल, घन। ये आपको बारिश करने वाले बादल है ये, तो ये आपको याद रखना है। दोनों में फ़र्क याद रख के ही आंसर लिखने हैं या टिक मार्क लगाना है, जो भी करने का है। तो आप ये याद रखेंगे पर्यायवाची शब्द, तरु का पेड़, वृक्ष, पादप, गगन, आसमान, अंबर, आकाश, घन, बादल, मेघ, जलद, ये वर्षा करने वाले बादल है, वो ब्लू स्काई होते हैं, ब्लू एंड वाइट वाले। ये समझ में आया। उसके बाद अपने भाषा के बाद में व्याकरण में क्या है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों कभी भी वाक्यों में प्रयोग करने में आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जो शब्द हमको दिया जाता है, अब मेघ का यहाँ घन नहीं कर सकते आप या बादल नहीं कर सकते। ये कभी भी याद रखिए कि अगर आपको मेघ दिया है तो आपको मेघ का ही वाक्यों में प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे तरु दिया है तो आप यहाँ पे पेड़ हमें छाया देते हैं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको तरु है तो तरु ही लिखने हैं, आप उसका पर्यायवाची कभी ना लिखिए, क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं आती। अगर वहाँ तरु दिया है तो आप यहाँ पे पेड़ लिख के उसका वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं, आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। जो दिया है वो ही वाक्यों में प्रयोग करना है। और आप एक बात याद रखो, जो भी वाक्यों में प्रयोग करते हो तो जो वाक्यों में प्रयोग करते हो उसको अंडरलाइन कर दो। जो भी वाक्य हमको बनाने के लिए दिया गया है उसको एक अंडरलाइन कर दो। चाहे कलर पेन यूज़ करो तो मल्टी कलर नहीं यूज़ करने चाहिए, ब्लू, लाइट ब्लू या ब्राउन कलर यूज़ करना चाहिए। रेड ग्रीन पेन कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप एक अंडरलाइन कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं, अपनी जो पेन है जिससे लिख रहे हो उससे ही 2 लाइन खींच दिए तो भी चलेगा। तो मेघ अगर दिया हुआ है तो मेघ से ही वाक्यों में प्रयोग करना है, ना उसको बादल करोगे, ना गगन करोगे, ना जलद करोगे, ना आसमान, कुछ भी नहीं। अगर तरु है तो तरु से करोगे। जैसे मेघ दिया है तो मेघ से वर्षा होती है। और एक बात और याद रखना चाहिए बच्चों, कभी भी वाक्यों में प्रयोग का सेंटेंस ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाओगे। अगर वो आता 1 मार्क का है, आप सेंटेंस उसको लॉन्ग बनाएंगे, उसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगे, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सेंटेंस जितना छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करो, बट मीनिंगफुल रहना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका वो शब्द लिखा है और आप कुछ भी लिख दे रहे हो। अब यहाँ पर जैसे छोटा सा सेंटेंस है, मेघ से वर्षा होती है, बस है, इतना छोटा है, इसमें मिस्टेक्स होने के चांस कम है, आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तरु हमें छाया देते हैं, बस आप जितना छोटा सेंटेंस बनाओ बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मतलब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको वो वाक्य प्रयोग करना है तो आप कुछ भी उसमें लिख दोगे। तो ये तरु है, हमें छाया देते हैं, और जो तरु है तरु से ही करोगे, मेघ है मेघ से करोगे, जो शब्द दिए गए हैं उसी से करोगे, अपने मन से दूसरा शब्द उपयोग में नहीं लाओगे। थर्ड बीट है अपनी पद परिचय। पद परिचय के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पद परिचय यदि होता है तो जो भी शब्द हमें दिया जाता है तो सबसे पहले हमको वो शब्द देखना है और उसके बारे में 3 चीज़ें लिखनी जरूरी होती है। पहला, वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, सबसे पहली बिट ये लिखोगे। दूसरा, वह एक वचन है या बहुवचन है। तीसरा, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये 3 चीज़ें तुमको, ये 1 मार्क के लिए आता है, बट ये 3 चीज़ें तुमको लिखनी जरूरी है। जैसे यहाँ पर हमको बादल दिया है तो बादल क्या है, संज्ञा है, बहुवचन है, क्योंकि एक बादल नहीं होता, बादल ज़्यादा होते हैं तो बहुवचन है। थर्ड वन वो पुल्लिंग है। कभी भी पद परिचय में आपको 3 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ये बात ध्यान रखो। सबसे पहले कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये लिखोगे। दूसरा उसमें लिखोगे आप कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। थर्ड वन वो एक वचन है या बहुवचन है। इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ लिख दोगे सिर्फ कुछ भी, बादल, संज्ञा, मार्क नहीं मिलेगा। वो 3 चीज़ें लिखनी जरूरी है। इसके बाद में है अपना समास। बच्चों समास 6 प्रकार के होते हैं, ये आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास द्वंद्व समास ही, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी कि समास 6 प्रकार के होते हैं। वो एक क्लास, सेपरेट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा।
जो आपके लिए बहुत अच्छा है, मैं इजी वे में आपको वो समास समझा दूंगी। लेकिन हमारे पोर्शन में अभी यहाँ पर समास पहचानना है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ये द्वंद्व समास है। अब ये द्वंद्व समास इसलिए है कि कभी भी एक चीज़ याद रखो, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई। लड़ाई कभी भी किन के बीच होती है? दो अपोजिट नेचर्स के बारे में। कभी जब जो दो जन का स्वभाव अगर मिलेगा एक साथ तो उनके बीच में कभी लड़ाई होंगी क्या? नहीं होंगी। जब दो विपरीत विचार वाले लोग मिलेंगे तो उनके बीच में लड़ाई होती है। समझ में आया? तो द्वंद्व मीन्स लड़ाई। अब यहाँ पर दिया है पेड़ पौधे। कभी भी हमको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि सिर्फ समास पहचानिए तो आपको सिर्फ आंसर में लिखना है कि कौन सा समास है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समास विग्रह करके समास पहचानिए तो आपको विग्रह करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ अगर यहाँ पर सिर्फ दिया है समास पहचानना है तो हमने लिख दिया सिर्फ द्वंद्व समास। अगर यहाँ पे लिखा रहता है विग्रह करके पहचानिए तो हमको लिखना पड़ेगा पेड़ और पौधे। द्वंद्व समास की पहचान ये होती है कि उनमें दोनों के शब्दों के बीच में और लगता है, अपोजिट्स है वो दोनों। तो पेड़ और पौधे, उसके बाद में आप लिखोगे द्वंद्व समास। अगर विग्रह करने बोलता है तो विग्रह कीजिए, अगर सिर्फ पहचानिए बोलता है तो सिर्फ पहचान के उसका नाम लिख दीजिए। अब जैसे यहाँ पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे ये द्वंद्व समास है। पशु पक्षी ये अपोजिट्स है, तो इनको विग्रह करेंगे तो पशु और पक्षी होता है। तो यहाँ पर हम पशु पक्षी द्वंद्व समास लिखेंगे। बच्चों समझ में आया? समास जो 6 प्रकार के हैं मैं आपको एक अलग से क्लास में लेके वो समझाऊंगी एकदम इजी वे में, ताकि आप उसको इजीली समझ सके। लेकिन अभी अपने इस लेसन में कविता में ये 2 ही समास है जो आपको ये पढ़ लेने चाहिए भाषा की बात में। उसके बाद में है शब्द संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे हमको एक बड़ा सा सेंटेंस में कोई शब्द दिया जाता है, उसको हमको शॉर्ट में लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा है मन को भाने वाला, वो हो गया मन भावन। उसको हमको संक्षिप्त में लिखना है तो क्या हो गया? मन भावन। दूसरा है मन को मोहने वाला, वो क्या हो गया? मन मोहन। ये भी 1 मार्क के लिए आता है, ये आपको चॉइस में भी आ सकता है या अलग से सेपरेट जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आता है। तो ये आपको 1 मार्क का, अगर आपको मन भावन लिखा है और उसको संक्षेप में नहीं, उसको विग्रह करके लिखने बोलता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा मन को भाने वाला। अगर दिया है मन मोहन तो मन को मोहने वाला, और अगर संक्षेप में बोलता है तो आप उसको मन भावन और मन मोहन लिख सकते हैं। बच्चों ये समझ में आए? ये हमारा भाषा की बात था और ये कविता आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद में जिस तरह से मैंने आपको बताई हूँ वैसे ही आप इसके ये 5 क्वेश्चंस आपको बताई हूँ मैंने, कुछ भी उनसे ज़्यादा आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपकी ये पूरी कविता अच्छी तरह हो जाती है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से लिख सकोगे बस। लेकिन ये है कि ये 5 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद भाषा की बात जो है वो हर पार्ट के पीछे के भाषा की बात आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके वर्क बुक में आपको 20-20 मल्टीपल चॉइस हर लेसन के पीछे दिए जाते हैं वो भी आपको करना ज़रूरी होता है, वो भी अपन करेंगे। लेकिन पहले लेसन एक्सप्लेन करने के बाद में जो भाषा की बातें हैं वो पहले अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अपन वो एक्स्ट्रा टाइम में वो करने के मैं आपको समझाऊंगी। हर लेसन में जो रहते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी।